अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं आपका होस्ट हसनैन अब्बासी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल करंट अफेयर्स विद हसनैन। आज हम बात करेंगे पाकिस्तान सऊदी अरेबिया के ताल्लुकात के ऊपर और देखेंगे कि इमरान खान साहब के दौर में ये ताल्लुकात कैसे थे और मौजूदा हुकूमत जो कि ये इल्ज़ाम लगा रही है या उनका ये स्टांस है कि इमरान खान साहब के दौर में पाकिस्तान और सऊदी अरेबिया के ताल्लुकात ख़राब हुए हैं, जबकि सऊदी अरेबिया हमेशा से हमारा दोस्त रहा है और हर मुश्किल वक्त के अंदर जब भी हमें माशी मुश्किलात का सामना हुआ तो सऊदी अरेबिया ने हमारी मदद की है। तो मैं आपको बताता चलूँ कि इमरान खान साहब जब 2018 में आए तो पाकिस्तान और सऊदी अरेबिया के ताल्लुकात जो थे वो बड़ी फेवरेबल थे, बड़े अच्छे थे। और फिर आपको पता ये भी है कि MBS जो मोहम्मद बिन सलमान जो हैं उन्होंने दौरा किया पाकिस्तान का और बहुत अच्छे माहौल के अंदर सारा जो है ये दौरा रहा। और फिर इमरान खान साहब भी सऊदी अरेबिया गए और मतलब बहुत करीबी और अच्छे ताल्लुकात, और कहा यह जा रहा था कि इमरान खान साहब और मोहम्मद बिन सलमान के दरमियान जो हैं वो ज़ाती ताल्लुकात इतने अच्छे हो गए हैं कि आने वाले वक्त के अंदर पाकिस्तान और सऊदी अरेबिया के ताल्लुकात कभी भी ख़राब नहीं हो सकते। और फिर आपको पता है कि उस वक्त पाकिस्तान के हालात जो थे, माशी हालात उस वक्त भी ख़राब थे। इमरान खान साहब जब आए तो उस वक्त भी पाकिस्तान इसी तरह के माशी क्राइसिस के अंदर गिरा हुआ था। तो उस वक्त सऊदी अरेबिया ने पाकिस्तान को $3 अरब जो है वो दिए, जो पाकिस्तान ने अपने स्टेट बैंक के रिजर्व में रखे थे और जिससे हमारी मईशत को संभाला मिला था। और साथ ही साथ उन्होंने डेफर्ड पेमेंट के ऊपर मतलब उधार तेल हमें दिया था, जिसका हमने 3 साल के अरसे में आहिस्ता आहिस्ता पेमेंट करनी थी। मैं आपको बताता रहता हूँ कि इस वक्त जो हम ऑयल इम्पोर्ट करते हैं बाहर से, हमारी मईशत को डुबोने वाली सिर्फ यही चीज़ है और इसका हमें हल करना होगा। और ये मसला जब भी हमें पेश आया तो सऊदी अरेबिया ने हमारी मदद की। और फिर इसके साथ साथ ये बताता चलूँ कि हर जगह पर चाहे कोई भी मसला होता था तो सऊदी अरेबिया ने हमारी मदद की। लेकिन यहाँ तक तो पाकिस्तान के जो ताल्लुकात थे सऊदी अरेबिया के साथ वो बड़े अच्छे थे, लेकिन हुआ क्या ऐसा हो गया कि जिसकी वजह से पाकिस्तान और सऊदी अरेबिया के ताल्लुकात जो थे वो बहुत ज़्यादा ख़राब हो गए, या पाकिस्तान और सऊदी अरेबिया के दरमियान दूरियां हो गई। जबकि पिछले ही 2 साल के अंदर जब इमरान खान साहब के पहले 2 साल थे तो हमारे प्राइम मिनिस्टर ने उनका दौरा किया, उन्होंने यहाँ पर दौरा किया MBS ने, तो उस वक्त जब इतने अच्छे हालात थे तो ऐसा क्या हुआ। तो मैं आपको बताऊं कि जब इंडिया ने कश्मीर का स्पेशल स्टेटस जो था वो रिवर्स किया और उनके जो आज़ादी थी आइनी तौर पर उसको ख़त्म करने की कोशिश की, तो उस वक्त पाकिस्तान और इंडिया के जो हालात थे वो बहुत ज़्यादा ख़राब हो गए। और इमरान खान साहब जो थे पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर उस वक्त के, उन्होंने कहा कि मैं एम्बेसडर ऑफ कश्मीर के तौर पर अपना रोल प्ले करूँगा और दुनिया में कहीं पर भी जाना पड़ा, चाहे वो दुनिया के अलग अलग ममालिक में जाना पड़े, चाहे वो यूनाइटेड नेशन जनरल असम्बली के अंदर हो, OIC के अंदर हो, आसियान, कहीं पे भी कोई इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन होगा जहाँ पर मुझे आवाज़ बुलंद करनी पड़ी कश्मीरियों के लिए तो मैं करूँगा। और हमने देखा कि उन्होंने कोई जगह नहीं छोड़ी जहाँ पर वो नहीं गए, हर जगह पर जाकर उन्होंने बात की। जब उनको यूनाइटेड नेशन जनरल असम्बली के अंदर खिताब उन्होंने किया तो उन्होंने इस्लामोफोबिया के साथ साथ जो दूसरा बड़ा इशू था पाकिस्तान का वो कश्मीर को उठाया और उन्होंने कहा कि क्या आप देख रहे हैं कि जो आप यूनाइटेड नेशन जनरल असम्बली के अंदर बातें करते हैं ह्यूमन राइट्स की और बाकी वेस्टर्न दुनिया जो है वो बातें करती है, तो आपको नहीं नज़र आ रहा कि कश्मीरियों के साथ क्या हो रहा है, कश्मीरियों के ऊपर जो है कितना जुल्म और बर्बरियत हो रही है। 10 लाख फौज जो है वो उन्होंने इंडिया ने वहाँ पर उतारी हुई है और उनको कैसे हालात का सामना है, तो आपको यहाँ पर ह्यूमन राइट्स नहीं नज़र आते। अच्छा, यही इशू उन्होंने फिर OIC के अंदर उठाया। जब OIC के अंदर ये इशू इमर्ज हुआ तो वहाँ पर आपको पता है कि जिस तरह हर रीजन के अंदर एक बड़ा नंबरदार होता है, तो अरब जो कंट्रीज़ हैं उनका नंबरदार या उनका ठेकेदार जो है वो सऊदी अरेबिया है, तो उसकी सबसे ज़्यादा वहाँ पर चलती है, सबसे ज़्यादा इन्फ्लुएंशियल कंट्री वो है क्योंकि OIC के ऊपर सबसे ज़्यादा कंट्रोल उसका है। अब हुआ क्या, जब पाकिस्तान ने वहाँ पर ये इशू उठाया तो सऊदी अरेबिया को कहा गया कि आप इसके ऊपर बात करें ताकि बाकी सारे जो अरब वर्ल्ड है, जो मुस्लिम वर्ल्ड है, वो इसके ऊपर बात करेगी और फिर कश्मीर के इशू की वजह से इंडिया के ऊपर किसी हद तक प्रेशर पड़ेगा और ये मसला शायद हल की तरफ जाए या कश्मीर का जो स्टेटस उन्होंने रिवर्स किया वो दोबारा जो है वो उनको मिल जाए। अब इस बात के ऊपर जो है वो सऊदी अरेबिया वो राज़ी ना हो सका। अब सऊदी अरेबिया क्यों नहीं राज़ी हो रहा था? क्योंकि मोहम्मद बिन सलमान जो है वो ये समझते हैं कि आने वाले वक्त के अंदर जो पेट्रोल की ज़रूरत है या ऑयल की ज़रूरत है दुनिया के अंदर वो कम होती जाएगी, क्योंकि दुनिया में ग्रीन एनर्जी की तरफ जो है वो रुझान बढ़ रहा है। तो ग्रीन एनर्जी का मतलब कि सूरज की रोशनी को यूज़ करके बिजली पैदा की जा रही है, या गाड़ियां हैं तो वो हाइब्रिड गाड़ियां आ रही हैं, बैटरी के ऊपर बन रही हैं, इलेक्ट्रिक कार्स आ रही हैं।
تو ہر سیکٹر جہاں پر آئل یوز ہوتا ہے وہاں پر الٹرنیٹیوز جو ہیں وہ جنریشن آف الیکٹریسٹی کے لیے میتھڈز یوز کیے جا رہے ہیں یا ٹیکنالوجی ایڈوانس کی جا رہی ہے. تو ان کو یہ لگتا ہے کہ آنے والے وقت کے اندر ہمیں ملٹیپل اپنے سورسز آف انکم جنریٹ کرنے چاہیے, تو جس کی وجہ سے وہ ملٹیپل سیکٹرز کے اندر انویسٹمنٹ کر رہے ہیں. اسی لیے انہوں نے انڈیا کے اندر فوڈ سیکٹر کے اندر اور اسی طریقے سے اور بہت ساری چیزیں ہیں جن سیکٹرز کے اندر انہوں نے انویسٹمنٹ کرنے کا سوچا اسی وقت جب کشمیر کا یہ ایشو چل رہا تھا. اب ایک طرف پاکستان ان کو کہہ رہا تھا کہ آپ ایک مسلم امہ جو ہے وہ اس کے لیڈر ہیں, لیڈرشپ رول آپ کے پاس ہے, آپ ایک مسلمان کنٹری ہیں, تو آپ کو مسلمانوں کے حق میں بات کرنی چاہیے, نہ کہ جو ہے وہ آپ اپنے باقی اکنامک انٹرسٹ اپنے معاشی مفادات کو آپ دیکھ رہے ہیں. تو اسی وقت جو سب سے بڑی آئل کمپنی ہے سعودی عربیہ کی ارامکو, اس نے اس دوران انڈیا کے اندر کوئی 70 ارب ڈالرز کے قریب جو ہے وہ انویسٹمنٹ کی, اور انڈیا کے اندر. اب آپ یہ دیکھیں کہ ایک طرف پاکستان ان کو کہہ رہا ہے کہ آپ صرف بیان ہی دے دیں کہ انڈیا غلط کر رہا ہے, انڈیا کو یہ نہیں کرنا چاہیے جو وہ کشمیر کے اندر کر رہا ہے. اور آپ یقین جانیں اسی وجہ سے شاہ محمود جو اس وقت فورن منسٹر آف پاکستان تھے, انہوں نے کہا کہ ہم سعودی عربیہ کے بغیر کشمیر ایشو کو حل کرنے کی کوشش کریں گے. وہ اس وجہ سے کہا کہ انہوں نے اتنی منتیں کی سعودی عربیہ کی کہ آپ صرف کچھ بھی نہ کریں, آپ بیان ہی دے دیں تاکہ مسلم امہ کا ایک میسیج چلا جائے کہ ہم اس کے خلاف ہیں جو کچھ انڈیا کر رہا ہے. لیکن وہ اس بات کے لیے بھی راضی نہ ہوئے, اور اینڈ یہ ہوا کہ پاکستان اور سعودی عربیہ کے جو معاملات تھے, جو فرینڈلی ریلیشنز تھے, وہ خراب ہو گئے. اور پھر آپ کو پتہ ہے کہ جب عمران خان صاحب کی حکومت ختم ہونے جا رہی تھی تو اس سے کچھ 2-4 مہینے پہلے سعودی عربیہ نے پاکستان سے ڈیمانڈ کرنا شروع کر دی کہ آپ ہمارے جو 3 ارب ڈالرز آپ کے اسٹیٹ بینک کے اندر پڑے ہوئے ہیں وہ ہمیں واپس کریں, اور جو ڈیفرڈ پیمنٹ کے اوپر ہم آپ کو آئل دیتے ہیں وہ بھی ہم نہیں دیں گے. تو مطلب اس حد تک تعلقات خراب ہو گئے. اور اب آپ خود اس چیز کو انالائز کر سکتے ہیں کہ اس چیز کو جو خراب کرنے والا ہے, کیا وہ تعلقات کو کیا وہ پاکستان کی سائڈ تھی یا سعودی عربیہ کی تھی. اگر OIC بنا ہے تو اس کے چارٹر کے اندر کیا ہے کہ آپ نے جو مسلم کنٹریز ہیں ان کے رائٹس کی پروٹیکشن کرنی ہے, ان کے جو سوشل اکنامک پولیٹیکل یا ریلیجیس رائٹس ہیں ان کی پروٹیکشن کرنی ہے. دنیا کو اس بات کے لیے تیار کرنا ہے کہ ان کی پروٹیکشن کی جائے. آپ ان کو چھوڑ کے اپنے پرسنل انٹرسٹ اور جو اکنامک انٹرسٹ ہیں ان کو پروٹیکٹ کر رہے ہیں, تو پھر OIC کا تو فائدہ کوئی نہیں ہے. تو اب آپ اس کا ساری سٹوری سننے کے بعد خود اچھے طریقے سے انالیسز کر سکتے ہیں کہ اس کا ذمہ دار کون تھا. یہ تھی آج کی ویڈیو, آئی ہوپ آپ کو پسند آئے گی. اگر آپ کو میری ویڈیوز پسند آ رہی ہیں تو شیئر ضرور کریں, میرے چینل کو لائک سبسکرائب بھی کر دیں. تھینک یو ویری مچ. اللہ حافظ.